पैसों के मामले में कामयाब होना इस बात पर कम डिपेंड करता है कि कोई कितना जानता है और इस पर ज्यादा कि उसका बर्ताव कैसा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम कुछ कहानियों के जरिए ये समझेंगे कि पैसा असल में हिसाब किताब से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल क्यों है। चलिए दो बिल्कुल अलग लोगों की कहानी से शुरू करते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट का काम किया, और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुल्डर, एक बहुत ही पढ़े लिखे हार्वर्ड से पढ़े हुए सीईओ। अब यहां एक मजेदार सवाल उठता है, इन दोनों में से एक की मौत करोड़ों की जायदाद के साथ हुई और दूसरा पूरी तरह से दिवालिया हो गया। जरा सोचिए किसके साथ क्या हुआ होगा। तो चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रोनाल्ड रीड, वो मामूली से चौकीदार, जब गुजरे तो अपने पीछे $8 मिलियन यानी करीब 72 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए। और वो हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव रिचर्ड फुल्ड, वो 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में अपना सब कुछ गंवा बैठे। आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। यही तो पैसे के पीछे की साइकोलॉजी है। फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक डिग्री या दिमाग से कम और व्यवहार से ज्यादा है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। कोई कितना स्मार्ट है ये उतना मैटर नहीं करता जितना कि वो पैसों को हैंडल कैसे करता है। तो फिर रोनाल्ड रीड का सीक्रेट क्या था? कोई जादुई स्टॉक पिक? नहीं, उनका असली हथियार था वक्त। और ये हमें हमारे पहले प्रिंसिपल पर लाता है, कंपाउंडिंग की अनदेखी शक्ति। मतलब किसी का पैसा ही उसके लिए और पैसा कमाता है। यही वो इंजन है जो धीरे धीरे सब्र के साथ दौलत बनाता है। इस पावर को समझने के लिए दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। क्या आप यकीन करेंगे कि उनकी टोटल नेटवर्थ का 95% हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना है? जी हां, 95%। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितना कमाल का है ये। 50 साल की उम्र तक बफेट ने अपनी आज की दौलत का सिर्फ 1% कमाया था। 65 की उम्र तक ये नंबर था लगभग 5%। बाकी का 95% उसके बाद आया। यही तो कंपाउंडिंग का जादू है, जहां असली ग्रोथ बहुत बाद में और बहुत तेजी से होती है। मतलब साफ है, बफेट का टैलेंट इन्वेस्टिंग है, लेकिन उनका असली सीक्रेट है टाइम। उन्होंने 10 साल की उम्र में शुरू किया और फिर कभी रुके ही नहीं। ये साबित करता है कि बड़े बड़े रिटर्न के पीछे भागने से कहीं ज्यादा पावरफुल है लंबे समय तक मैदान में टिके रहना। अच्छा, अब कामयाबी की कहानियों से हटकर जरा नाकामी की बात करते हैं, क्योंकि इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ होशियार होना किसी को बर्बादी से नहीं बचा सकता। चलिए देखते हैं कि कैसे लालच और ईगो सबसे तेज दिमाग को भी डुबा सकते हैं। ये है रजत गुप्ता, एक ऐसा नाम जो कॉर्पोरेट दुनिया में कामयाबी का दूसरा नाम था। हार्वर्ड से एमबीए और दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में से एक मैकेंसी के सीईओ। उनकी नेटवर्थ थी $100 मिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एक आरामदायक सिक्योर जिंदगी के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा। पर यहां दिमाग का खेल शुरू होता है। उनके पास बहुत था, लेकिन उन्हें और चाहिए था। वो एक अरबपति बनना चाहते थे। जब कोई अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है तो गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और अंजाम क्या हुआ? और ज्यादा पाने की इस होड़ में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, पकड़े गए और जेल पहुंच गए। उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी, उस चीज के लिए जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। ये हमें द मैन इन द कार पैराडॉक्स पर लाता है। सोचिए, जब सड़क पर कोई महंगी स्पोर्ट्स कार दिखती है तो हम ये नहीं सोचते कि वाह, इसका ड्राइवर कितना कूल है। हम सोचते हैं, वाह, अगर ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। मतलब दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना अक्सर एक बेकार की कोशिश होती है। यहां एक और बहुत जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। पहला वाला स्किल रिस्क लेने के बारे में है और दूसरा वाला इस डर और विनम्रता के बारे में है कि जो कमाया है वो रातों रात जा भी सकता है। जेसी लिवरमोर की कहानी सुनिए। उन्हें अपने दौर का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रेडर माना जाता था। उन्होंने 1929 के मार्केट क्रैश में आज के हिसाब से अरबों डॉलर कमाए। वो अमीर बनने में माहिर थे, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद वो दिवालिया हो गए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया और उन्हें यह समझ नहीं आया कि कब रुकना है। पैसा बनाना और पैसा बचाए रखना एक ही बात नहीं है। तो दौलत बनाने का असली राज क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है। बचत या सेविंग्स किसी की इनकम और उसके ईगो के बीच का फर्क है। सेविंग्स तभी हो सकती है जब कोई अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम से नीचे रखे। अब इसे वापस अपनी कहानी के हीरो रोनाल्ड रीड से जोड़ते हैं। उनका ईगो लगभग 0 था। उन्हें किसी को इंप्रेस करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। नतीजा, उनकी सेविंग्स मैक्सिमम हो गईं। ये इतना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। तो अगर पैसा महंगी कारों और बड़े घरों के लिए नहीं है तो इसका असली मकसद क्या है? चलिए आखिर में इस पर बात करते हैं कि हम असल में पैसा चाहते क्यों हैं। शायद दौलत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई हर सुबह उठकर यह कह सके, मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। पैसे की असली कीमत आजादी है, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना। और यहीं पर अदृश्य धन का कॉन्सेप्ट आता है। असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है। असली दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया जाता। ये वो पैसा है जो इन्वेस्ट होता है और भविष्य में ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और आजादी देता है। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत में लौटते हैं। रिचर्ड फुल्ट के पास थी दिखने वाली दौलत, एक 11 बाथरूम वाला आलीशान घर, और रोनाल्ड रीड, उनके पास थी अदृश्य दौलत, एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसने उन्हें अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल दिया, भले ही वो बाहर से आम दिखते थे। तो अब बताइए, असल में अमीर कौन था? तो हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक एग्जीक्यूटिव का रास्ता जो होशियारी से शुरू होता है लेकिन लालच और दूसरों से तुलना की वजह से बर्बादी तक ले जा सकता है, और दूसरा चौकीदार का रास्ता जो सब्र, सादगी और कंपाउंडिंग की ताकत से बनता है और सच्ची आजादी तक ले जाता है। और ये हमें इस कहानी के आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर दौलत असल में ज्ञान से ज्यादा व्यवहार से बनती है तो सवाल यह है कि आज कौन से फैसले लिए जा रहे हैं?